ओके, सो अभी हम थे जेट स्ट्रीम पे। सो हियर इट इज़। जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम जनरली फाउंड कहाँ की जाती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में की जाती है ज़्यादातर, ओनली मतलब मैक्सिमम, ठीक है। और जो अगर सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगी तो वो साउथ पोल की तरफ होंगी, ठीक। तो ये हो गया। जेट स्ट्रीम 4 टाइप की होती है। तो पोलर नाइट, फ्रंटल, ये काम का है नहीं वैसे, बट सिंपली सी नहीं है, ठीक है। मानसून विंड क्या होती हैं? तो वही सीजनल विंड्स होती हैं जो रिवर्सल और मतलब अराइवल एंड रिवर्सल शो करती हैं। इसके अलावा लोकल विंड्स एक छोटे एरिया में और छोटे रीजन में फ्लो करती रहती है, तो उसे हम लोकल विंड बोलते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो ये चिनूक है। तो चिनूक एक लोकल विंड है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, चिनूक एक लोकल विंड है। एक मिनट, हल्का सा, ठीक है। चिनूक एक लोकल विंड है, ठीक है। एंड ये स्नोइटर बोलते हैं इसे। बेसिकली होता क्या है, देखो, अगर किसी इवेंट का नाम रखा जा रहा है ना, तो या फिर उसने बहुत अच्छा काम किया होगा तो उस पर रखा जाएगा, या फिर खराब काम कर रही है उससे पर रखा जाएगा, ठीक है। चिनूक स्नोइटर होती है। चिनूक रॉकीज माउंटेन में होती है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका मतलब ऊपर वाला, 2 अमेरिका है ना, जो ऊपर वाला अमेरिका है वहाँ पे, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, तो रॉकीज माउंटेन से फ्लो करती है। एंड इसे स्नोइटर कहा जाता है, और ये जितना भी बर्फ होती है उसको पिघला देती है। एंड पूरा आपको पता है, अगर स्नो मेल्ट होगी तो क्या होगा? पानी आएगा, पानी से क्या होगा? मतलब प्लांट्स फिर से उगने लग जाएंगे, तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं जो फिर से उगने आते हैं। और उसको रैंचिंग, आपको पता है कि जो नॉर्थ अमेरिका उसकी जो मेजर एक्टिविटी है, नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ अमेरिका नहीं आता, कनाडा भी आता है, तो कनाडा की भी जो मेजर एक्टिविटी है वो रैंचिंग है। रैंचिंग क्या होता है? रैंचिंग बेसिकली जो ये होते हैं ना, काउबॉयज़ क्या करते हैं? गाय चराते हैं जो बेसिकली, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गुज्जर होते हैं, वैसे वहाँ काउबॉयज़ बोलते हैं उनको। तो ये गाय चराते रहते हैं, तो गाय चराने के लिए क्या होता है? घास चाहिए होती है, तो घास वो यहीं से यूज़ करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनके लिए वाली, ठीक है। तो वो चिनूक यूज़ करती है। तो ये रॉकीज वगैरह के बारे में बता रखा है। इसके अलावा आ गया फोएन, ठीक है। फोएन एल्प्स, नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स में होती है ये, और ये राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा एक सिरोको है। तो सिरोको क्या होती है? इसे ब्लड रेन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि सारा डिजर्ट से जो विंड उठती है, गर्म हवा उड़ती है, तो वहाँ से अपने साथ मिट्टी लेके आती है, फाइन मिट्टी लेके आती है, और वो मेडिटेरेनियन सी से उस पार जाके इटली वगैरह में गिरा देती है। एंड इसकी वजह से वहाँ रेडिश कलर आने आता है, और वो एग्रीकल्चर फ्रूट क्रॉप के लिए काफ़ी ख़राब होती है, तो इसलिए इसका नाम सिरोको है, ठीक है। यहाँ पर से और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कौन कौन सी ना किस किस एरिया में उड़ती है बस आपको बताना चाहिए। अब जैसे कि ये एल्प्स में थी, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई थी क्योंकि ये एल्प्स में थी, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी इवेंट है नहीं जो मतलब किसी एक ऐसी पेरिफेरी को कवर कर रही हो जो हमारे लिए काम की हो, ठीक है। यहाँ से हट के आप क्लाउड से बात है। क्लाउड्स के मतलब इसकी मैंने अलग वीडियो बना रखी है, मैं उसमें बता दूँगा आपको क्लाउड से क्या सीन है। उसमें फोटोज़ वगैरह काफ़ी चाहिए, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन चाहिए, तो क्लाउड इंपॉर्टेंट है, बट क्लाउड काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मतलब इसकी फोटोज दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। रेनफॉल के साथ भी सेम सीन है, बट रेनफॉल का आप सिंपल समझ जाओ। 3 टाइप की रेनफॉल है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। कन्वेंशनल रेनफॉल सिंपल रेनफॉल होती है, जो सिंपल रेनफॉल हो रही है, ठीक है। ओरोग्राफी की टोपोग्राफी पे, रिलीफ फीचर पे मैटर करता है। रिलीफ फीचर का मतलब बेसिकली होती है टोपोग्राफी। तो कोई रिलीफ फीचर हो, उसकी वजह से अगर कोई रेन आ रही है तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। जैसे कि महाराष्ट्र में क्या वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स जब मानसून आती है तो वेस्टर्न घाट्स ऐसे खड़े रहते हैं, तो यहाँ से जब मानसून आती है तो वेस्टर्न घाट्स पर टकरा के पानी महाराष्ट्र में जाती है बहुत ज़्यादा। एंड वो हो गया उसका ओरोग्राफिक फीचर। सेम हिमालयाज़ के साथ भी है। हिमालयाज़ क्या करते हैं? पहाड़ होने की वजह से रेनफॉल वहाँ होती है, तो इसे कहेंगे हम ओरोग्राफिक फीचर। एक आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल बेसिकली वेस्ट बंगाल उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर महाराष्ट्र भी है, बट वेस्ट बंगाल को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा क्योंकि महाराष्ट्र के बगल में वेस्टर्न घाट भी है, तो आप इसलिए उसे वो समझ नहीं पाओगे उस एंगल से। तो लेट्स गो टू वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में क्या सीन हो रहा है कि वेस्ट बंगाल में कोई पहाड़ नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पर रेनफॉल हो, लेकिन वहाँ पर रेनफॉल हो क्यों रही? क्योंकि विंड पानी को एकदम से स्वीप करते हुए लेके आ रही है अंदर। ये मान लो अगर वेस्ट बंगाल है, तो पानी जब यहाँ से आया तो इतना मतलब सेचुरेट हो गया था, पानी ड्यू पॉइंट इतना ज़्यादा हो गया था कि इसकी वजह से पानी को इतना मतलब हैवी हो गया था कि उसे बारिश करनी पड़ी। तो जहाँ पे भी लैंड मिला तो उसका कनेक्शन टूट गया वाटर से, और मतलब उससे और उसके बाद वो यहाँ बारिश कर देगा। मतलब वाटर से कनेक्शन टूटा ओशन से, तो यहाँ बारिश कर देगा। तो इसी वजह से इसे साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइलैंड्स कितने टाइप के होते हैं? टेक्टोनिक आइलैंड होता है, वोल्केनिक आइलैंड, इरोजनल, डिपोजिशनल और कोरल आइलैंड। इसके एग्जांपल याद कर लो, वैसे आपको पता ही होगा। टेक्टोनिक आइलैंड का एग्जांपल है वेस्ट इंडीज, वोल्केनिक आइलैंड का एग्जांपल है हवाईन, ठीक है। इरोजनल आइलैंड का एग्जांपल ग्रीनलैंड है। डिपोजिशनल का कोई एग्जांपल दिन रखा है। कोरल का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मालदीव्स और लक्षद्वीप, ठीक है। ये कोरल आइलैंड्स के एग्जांपल है। अब बात कर लेते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ में क्रस्ट जो है वो सियाल से बनी होती है, और सीमा क्या होती है? मेंटल होती है। आपको एम ए से याद रखो, मेंटल, एम ए से एम, मेंटल, सीमा से मेंटल, ठीक है। और सियाल से जो ऊपर है क्रस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। इसके बाद कोर वगैरह के बारे में बता रखा है, तो कुछ काम का है नहीं। कोर आपको पता है किससे बनाता है? आयरन और निकल से बना देता है, नाइफ, ठीक है। ये बाकी वीडियोस में होगा ही मेंशन। मतलब मेरा मेन फोकस ये था कि मैं लूसेंट अगर पढ़ाऊँ तो उसमें वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो बची हुई हों, जो थोड़ी कहीं और मेंशन ना हो, अगर हों भी तो डिस्पर्स हो या फिर डीप हो मेंशन। तो इसलिए मैं लूसेंट करा रहा हूँ। इसका कोई ऐसा ये नहीं कि मैं आपको एंड टू एंड पढ़ाऊँ। लूसेंट का भी मेन ये है कि लूसेंट में कुछ छूटा हो तो उसे पढ़ाया जाए। बेसिकली मेजर एनसीईआरटी है और घटना चक्र है, और माइनर में है लूसेंट चल रही है। तो लूसेंट का काम सिर्फ इन दोनों को सपोर्ट करने का है कि इनके बिहाफ पे अगर कुछ छूट रहा हो तो यहाँ से हो जाए। और लास्ट नंबर पे एमसीक्यू आएंगे जो अभी हम मॉक्स करेंगे, वो आखिरी में करेंगे हम सीपीएफ के टाइम पे। सीपीएफ के मॉक्स मतलब बेसिकली। अब बात करते हैं रॉक्स की। तो द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स, ठीक है। ये तो सिंपल है।
एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन क्या होती है? तो देखो सिंक्लाइन मतलब होता है जो डाउनफोल्ड की तरफ वेव बन रही होती है, ठीक है। तो सिंक्लाइन नीचे वाला होता है, मतलब जो नीचे जाने वाला होता है, और अपफोल्ड को बोलते हैं एंटीक्लाइन, ठीक है। तो एंटीक्लाइन ऊपर आने वाले को कहेंगे और सिंक्लाइन नीचे आने वाले को बोलेंगे, ठीक। तो द कन्वेक्स अपफोल्ड इन द रॉक इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा इग्नियस रॉक वगैरह के बारे में बता रखा है, कुछ फीचर बताया था उसमें जो मेन है। इग्नियस रॉक लावा से बन रहा है तो उसकी कोई लेयर फॉर्मेशन नहीं होती है, फॉसिल्स नहीं मिलेंगे यहाँ क्योंकि ये लावा से बना हुआ है। ग्रेनाइट जैसा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और गैब्रो वगैरह एग्जाम्पल होगा। ये इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है? इंट्रूसिव होता है जो अंदर रह के ठंडा हो गया, और बाहर रह के जो ठंडा होगा उसे एक्सक्लूसिव बोलेंगे। तो डेक्कन प्लेटू जैसे एक्सक्लूसिव का एक एग्जाम्पल अच्छा है, वहाँ बहुत लावा बाहर बहा था तो इसकी वजह से लावा बह रहा है, ठीक है। जो लावा रह रहा है वो अंदर रह रहा है उसे इंट्रूसिव बोलेंगे, और बाहर रह रहा है तो उसे एक्सक्लूसिव बोलेंगे। एग्जाम्पल याद कर लेना, इसकी मैं बना रखा है मैंने बाय द वे, ऑडियो में मैं इसको वीडियो में भी अपडेट कर दूंगा। बैकुलिथ, ये सब के सब इसके पॉइंटर्स हैं, बैकुलिथ वगैरह ये भी आपको पता ही होंगे, तो मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं है, बट मैंने ऐसे लिख दिया तो मैं इसे अगली वीडियो में रेफर कर दूंगा कहीं पे। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? यहाँ लेयर्स फॉर्मेशन होती है। सेडिमेंट्री रॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि लेयर फॉर्मेशन को हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। एंड सेडिमेंट्री रॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये भी कि वहाँ फॉसिल्स मिलते हैं, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेडिमेंट्री रॉक के। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटामॉर्फिक की। मेटामॉर्फिक बेसिकली क्या है? कन्वर्जन है। मेटामॉर्फिक खुद में कोई रॉक नहीं है, मेटामॉर्फिक कन्वर्ट करना। जब जैसे कि सिंपल समझो, इग्नियस थी, इग्नियस वॉल्केनो से बनी थी, वॉल्केनो से बन के टूटने लग गई तो सेडिमेंट्री बनी। सेडिमेंट्री भी जब टूट के एक फाइन ग्रेन्यूल से बन जाए और वो सब के सब मॉर्फ हो जाए, मॉर्फ मतलब होता है पिचक के गर्म होकर एक नया शेप ले लेना, मॉर्फ मतलब होता है ट्रांजिशन बेसिकली। तो ट्रांजिशन ले लेना तो नए शेप की एक रॉक बन जाएगी, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे हम, ठीक है। अर्थ के वॉल्केनो के बारे में बात कर लेते हैं। सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, और इसमें रिक्टर स्केल और मर्शियल स्केल को यूज़ किया जाता है। मैंने MI से याद रखा है। देखो MI मतलब मर्शियल स्केल्स इंटेंसिटी नापती है, ठीक है। मर्शियल स्केल इंटेंसिटी नापती है और रिक्टर स्केल क्या नापती है? मैग्नीट्यूड नापती है, ठीक है। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में फर्क है बहुत ज़्यादा। इंटेंसिटी मतलब कितनी इंटेंसिटी से आया है, मैग्नीट्यूड मतलब वो कितना बड़ा एरिया कवर कर सकता है। मैग्नीट्यूड साइज पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी उसके उस पर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा, मतलब इंटेंसिटी का मतलब आपको पता ही है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि एरिया को कवर करने वाला वो, ठीक है। सिस्मिक वेव्स क्या होती है? सिस्मोलॉजी इसकी स्टडी को आया था, इसमें कुछ काम और है नहीं। द ओपनिंग ऑफ द पाइप ऑफ अर्थ सर्फेस इज नोन एज वेंट, और जो क्रेटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वेंट वो जो पाइप होता है जिससे अर्थक्वेक वाले वो वोल्केनो बाहर आता है। ब्लॉक माउंटेन्स के एक बहुत बड़ा फीचर है रिफ्ट वैली बनाना। रिफ्ट वैली मतलब वही नीचे का स्लोप्स बनाना जिससे रिवर्स घूमती है। नर्मदा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का। तापी भी है बट आप नर्मदा को ज़्यादा उससे गॉट इट। लेट्स गो टू द प्लेन। प्लेन अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, तो टर्मिनोलॉजी याद कर लो आप। लोएस्ट प्लेन्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो लोएस्ट प्लेन क्या होता है कि सैंड और सॉइल से जो बनते हैं, जो विंड सैंड और सॉइल को लेकर आती है कहीं पे गिराती है तो उसे लोएस्ट प्लेन्स बोलते हैं। क्रास्ट प्लेन्स क्या होता है कि प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जब वेदरिंग करता है तो उससे बोलते हैं हम क्रास्ट प्लेन्स। बस इसके अलावा कुछ खास है नहीं, ये सब बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं, तो इनको कुछ बड़ा बता के फायदा नहीं है। मिएंडर की बात कर लेते हैं। मिएंडर एंड ऑक्सबो लेक्स क्या होती है? तो मिएंडर आर फ्रॉम लिटिल इरोजन, ठीक है। तो हाँ, मिएंडर जो बनते हैं वो लिटिल इरोजन से बनते हैं, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मिएंडर वही है साइड के जो रिवर के साइड में जिनको जो स्पेस होता है उसको मिएंडर बोलते हैं हम, ठीक है। और उसके बाहर वाले को हम ऑक्सबो लेक, तो और बाहर का हो गया बिल्कुल। तो ये वाला यहाँ पे खत्म हो गया। इसके अलावा ये फैनशिप प्लेन है, ये सब के सब फीचर्स हैं उसके। फिर ये फ्लड प्लेन्स आता है। फ्लड प्लेन गैंगेटिक प्लेन एग्जाम्पल है फ्लड प्लेन का, मतलब इसके लिए फ्लड देने के बाद वो एलुवियल सॉइल को और बाहर स्प्रेड करने पर लगेगी। नेचुरल लीव्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई रिवर ओवरफ्लड हो जाती है कभी कभार, तो क्या करती है अपने बैंक को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। तो जहाँ वो बाहर और बड़े एरिया को कवर करती है तो उसकी वजह से उसकी स्पीड रुकती है और वहाँ पेबल्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह को सबको कैरी करके वहीं डिपोजिट करती है, तो उस बड़े एरिया को नेचुरल लीव्स बोलेंगे, ठीक है। दिस हाई वॉल ऑफ डिपोजिटेड सेडिमेंट इज कॉल्ड इज नेचुरल लीव्स, ठीक है। भाई बड़ा एरिया बेसिकली, ये रिवर का एम्बैंकमेंट था, तो इसके बाहर का जो ये एरिया बनेगा ये बनेगा नेचुरल लीव्स। डेल्टा आपको पता है, डेल्टा रीजन आपको पता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और ये है, तो ये सर्क्यू है। सर्क्यू क्या होता है कि स्नो जब माउंटेन पीक पे स्लाइड करती है ना, तो बेसिकली वही है। अगर कोई माउंटेन, अब देखो पता है माउंटेन ऐसे में होंगे, तो यहाँ पर से अगर स्नो घिसते जाएगी आगे, तो वो यहाँ से क्या डिपॉजिट्स को, जो यहाँ का एरिया होगा उसको भी स्लाइड की फ्रिक्शन की वजह से उसको भी लेके चल जाएगी नीचे थोड़ा। तो जो नीचे लेके आती है तो वो एक साइड पे डिपोजिट करती है, उसे एक एंड साइड पे डिपोजिट करती है। अब आपको पता है कि ना माउंटेन एक नहीं होगा खड़ा होगा, माउंटेन बहुत सारे होते हैं खड़े होकर, क्योंकि माउंटेन क्या होता है रेंजेस होती हैं। तो सिर्फ एक माउंटेन खड़ा नहीं होता है, मतलब यूजुअली सिर्फ एक माउंटेन खड़ा नहीं होता, बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है हिमालय बहुत बड़े एरिया कवर करता है। तो जो अगला माउंटेन ना, जैसे दो माउंटेन खड़े, तो दो माउंटेन जब खड़े हैं तो ये जो यहाँ से ड्रिफ्ट होकर नीचे आया ना, वो यहाँ पे अटकेगा यहाँ पे, तो इस एरिया पे वो बड़ा हो जाएगा, मतलब समझे, इस एरिया पे वो आता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो वो भरने के बाद वहाँ पे जो एक्यूमुलेट होता है तो वो फिर स्लाइडिंग डाउन करने आती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एक्यूमुलेटेड स्नो स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन द स्लोप, दिस कॉज फ्रिक्शन ऑन द फ्लोर, एंड इसकी वजह से कॉनकेव बन जाता है, ठीक है। मतलब इसे इनलार्ज करता पड़ता है, इसे हम, ये तो इनलार्जमेंट को बोलते हैं हम सर्क्यू। उसके बाद जो बनता है, कहाँ गया हो सिंबल, हाँ ये द बैक वॉल ऑफ द सर्क्यू इज अ हाई क्लिफ एंड द फ्लोर इज कॉनकेव ड्यू टू द हाई साइज। मतलब इसके लिए यहाँ पे कॉनकेव वो बना ना,
यहाँ पे जो कनकेव बनता है, क्योंकि यहाँ पे से भी घिसते हुए चलता है नीचे, तो यहाँ पे जो कनकेव बनेगा उस हम सर्क्यू बोलते हैं, ठीक है। हैंगिंग वैली कुछ काम का था नहीं, मोरेन्स था, ये था वो जो मेन था। अब जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हुआ है ना, पीछे जहाँ पे हमने बात की थी, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हुआ है और डिपॉजिट हुआ है ग्लेशियर में, उसे मोरेन्स कहते हैं। तो बेसिकली सर्क्यू डिपॉजिट मटेरियल को लेके जाता है, जो वो मोरेन्स जो मटेरियल को लेके गया उसको मोरेन बोलेंगे हम, और जो प्रोसेस हुई उसे सर्क्यू बोलेंगे हम। मशरूम रॉक्स क्या होते हैं, ये सिंपल है, बेसिकली ये डिजर्ट वगैरह में ज़्यादा टोपोग्राफी में दिखता है, वही कि विंड ब्लो होती रहेगी तो एक बड़े एरिया को कवर करेगी, तो मशरूम बना देगी। मतलब ऊपर के एरिया में ज़्यादा कवर होगी, नीचे के एरिया में स्लाइड होती नीचे जाएगी, तो वहाँ पे कम बचेगी वो, ठीक है, उसे हम वो बोलेंगे। बारखंस क्या होता है, तो यही है, फाइन चैन पार्टिकल कैरिड बाय द विंड डिपॉजिटेड, मतलब वही विंड जितने छोटे पार्टिकल्स को लेके जाती है दूर दूर तक, उसमें बारखंस कहते हैं। लोएस क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ। लोएस क्या होती है, सॉइल होती है जो सैंड से भी ज़्यादा पतली होती है, ठीक है, और ये सील्ड होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है एक लॉन्ग डिस्टेंस तक, मतलब दूर दूर तक के लिए ट्रांसपोर्ट की जाती है। ग्राउंड वाटर होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की, पता ही होगा आपको स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें जी है ना, जिसमें तो ग्राउंड से खड़ा हुआ ऊपर की तरफ, और टेलेक्टाइट वाला है जो वो छत पे हुआ खड़ा, ठीक है, बेसिकली सीलिंग पे खड़ा हुआ। तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट में ये डिफरेंस है। ये फीचर है किसका, क्रास्ट टोपोग्राफी का फीचर है ये, और बस ये है इसमें। इसके अलावा हम सैंड बार और लगून के बारे में बात करें। सैंड बार वही है, बेसिकली नदी की चीज़ को स्लाइड करने पे लगी है, तो वहाँ पे बस एक बार बसता है आखिर में, ऐसे लंबे बेसिस पे बसता है, देखा होगा आपने। जैसे कि कुछ वो होते हैं ना आइलैंड, तो गोल नहीं दिखेंगे आपको, वो गोल के बाद ना आगे की तरफ ऐसे पतले होंगे, जैसे ये आइलैंड है ना, तो जैसे आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये मान लो अगर ये सिर्फ एक आइलैंड है इतना सा एरिया, तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं दिखेगा, आपको ये थोड़ा सा ऐसा आगे आते हुए दिखेगा, एक स्वीप सा आगे आता है, तो ये लंबा सा बार बनाना, इसे कहते हैं हम सैंड बार। जैसे आप श्रीलंका को देखोगे तो श्रीलंका ऐसा नहीं है, सिर्फ वो श्रीलंका सिर्फ ऐसा नहीं है, श्रीलंका क्या ऐसा आने के बाद आगे की तरफ भी जा रखा है, एक पूंछ छोड़ के गया तो वो पूंछ होती है सैंड बार, ठीक है। लगून्स क्या होता है, लगून सिंपल है, एक आइलैंड है, अगर वो आइलैंड को डुबा दिया जाए और वो एक सिर्फ बाहर वाला आइलैंड बचे थोड़ा थोड़ा सा, तो अंदर का जो एरिया होगा लगून बोलेंगे। जैसे कि ऐसे, मतलब ये आइलैंड था पहले और ये पानी आता रहा इसे वो करता गया और ये लगून सिर्फ ऐसे बच गया कुछ टाइम बाद। तो ये बीच का एरिया ना, ये है, यहाँ अंदर भी ज़मीन थी लेकिन वो थोड़ा नीचे थी, तो इस वजह से एलिवेशन की वजह से पानी भर गया उसके अंदर, तो बेसिकली ये एरिया जो लगून का एरिया बन जाता है, ठीक, काफ़ी फर्टाइल ग्राउंड होता है ये भी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ कि कैसे बनता है। इसके अलावा ये था कि हम भाई सब कॉन्टिनेंट कितना कितना का एरिया, तो मैं बता चुका हूँ 5.5 आवर आगे है हम ग्रीनविच मेडिटेरियन से, 82.5 डिग्री है ये, तो मैं बताइए बस हो गया, इसमें इतना ही था। इसके बाद कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो पासेज ने देख लेना एक बार के लिए। अब मैं कुछ ऐसे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट थी, जो आपको खुद से देखनी पड़ेंगी, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से आपको थोड़ा बहुत जो ऐसे नहीं पड़ेंगी। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, शिवालिक रेंज जो है ना ब्रॉडर है वेस्ट में, तो ये याद रखना। जैसे कि हम ऐसे जाते हैं ना, तो ये शिवालिक जो यहाँ पे आती है ना इधर की तरफ, वो बड़ा है काफ़ी ज़्यादा शिवालिक कहते हैं, तो ऐसे समझ लो आपके पंजाब प्लेन्स है वो जो बड़ा एरिया है ना, तो वो शिवालिक की तरफ है बड़ा, ठीक है। मतलब शिवालिक इस तरफ बड़ी है, किस तरफ, इधर नैरो है, ईस्टर्न की तरफ नैरो है और वेस्टर्न की तरफ बड़ी हो रखी है, ठीक है शिवालिक, तो याद रख लेना, काम का आएगा। इस आप ऐसे याद करते हो कि देखो, आप अगर नोटिस करो तो नेपाल में देखो पतला है, नेपाल इतना पतला है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आप आते रहोगे ना, तो हिमाचल भी आ गया, कवर हो गया, जम्मू भी कश्मीर हो गया, तो अब देखो ना जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ऑलमोस्ट इतना बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे नेपाल कितना था, इतना सा था, देखो समझ आ रहा है, ब्रॉड हुआ है, मतलब इसका मतलब कि यहाँ ब्रॉड हुआ है। अब वो किस अलाइनमेंट में है उससे मतलब नहीं पड़ता है, बट हाँ यहाँ ब्रॉड है और यहाँ पतला है, ये बताना चाह रहा था बस मेन पॉइंट, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा है, जम्मू कश्मीर भी आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत पंजाब भी आ रहा है, पंजाब पीछे की तरफ है, और यहाँ पे हिमाचल आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। और नेपाल इतना सा है, इसके बाद सिक्किम भी इतना सही है, अरुणाचल भी इतना सही है, अरुणाचल में कुछ ज़्यादा खास नहीं, अरुणाचल भी इतना छोटा सही है। तो ये प्रूव करता है कि शिवालिक्स यहाँ बड़े हैं और उधर नैरो। डेक्कन प्लेट्यू स्लोप जेंटली टुवर्ड द ईस्ट, ये भी हमें पता है, डेक्कन जो प्लेट्यू है उसकी स्लोप ईस्ट की तरफ है। डेक्कन प्लेट्यू का मतलब वही है, मतलब सब बेसिकली सिंपल मतलब है कि इधर वाला एरिया ना जो वेस्ट है वो हर बार ऊंचा है, ये ऊंचा भी है थोड़ा और ये थोड़ा चौड़ा भी है इससे कंपेयर में, ये हमेशा इधर की तरफ ऐसा जाके पतला होता जाता है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स वगैरह हो गया है। इसके अलावा ये तो कोस्ट इस फेमस, अब देखो कोस्टल प्लेन में है जो, तो चिलिका एंड पुलिकत लेक आर द फाइन एग्जांपल ऑफ लगून ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो चिलिका और जो पुलिकत लेक है वो लगून का एग्जांपल है, गॉट इट। और यहाँ पे कल्टिवेशन होता है किसका, राइस का। बात करते हैं चैनल्स की, ये तो कुछ काम का नहीं, बस 10 डिग्री चैनल आपको पता ही होगा, अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वो 10 डिग्री का चैनल है। माइसम चिरापुंजी में ज़्यादा बारिश होती है। सॉइल इरोजन का टाइप कुछ काम का नहीं, सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल का तो सॉइल के टॉपिक में आएगा। बेसिकली ये भी एक और चीज़ है कि हमें ना बड़े टॉपिक हमने खत्म करके, तो आप उनकी वीडियो उसी के लिए अलग से देखना। ये सिर्फ एक इंटीग्रेटेड वीडियो है जिसमें हमने सब कुछ चीज़ें जो डिस्पर्ट मटेरियल था उसे खत्म किया गया है, तो ये वैसा है, ठीक है। ये फुल फ्लेज वीडियो नहीं है, फुल फ्लेज वीडियो हर एक टॉपिक आपको अलग मिलेगी, ऑडियो या फिर वीडियो जिस भी हिसाब से बन पा रही होगी। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप अगर आप बहुत इंटेंसिवली होगा उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं, बट वो प्लांट होनी चाहिए, ठीक है, वो झाड़ी जैसी होनी चाहिए, वो बड़ी क्रॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। झाड़ी मतलब समझ आ रहा है ना, जिसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, बेसिकली झाड़ी का मतलब ये होता है जिसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, वरना वीट भी झाड़ी बन सकता है, लेकिन वीट झाड़ी क्यों नहीं, उसमें पत्ते ज़्यादा नहीं है, उसमें फॉलिएज ज़्यादा नहीं।
देखो तो रबर क्रॉप, शुगर केन क्रॉप, कॉफ़ी, टी और बनाना, ये सारे के सारे क्या प्लांटेशन क्रॉप्स आते हैं जिनमें मतलब पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑल दो शुगर केन थोड़ा एक्सेप्शन में आ गया, बट फिर भी मान के ले लो और क्या, ठीक है। तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जिनको हम हाई इंटेंसिटी प्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं। बाकी रबी क्रॉप तो आपको पता ही, देखो रबी ऐसे है, देखो सिंपल, खरीफ सर्दियों की है, ज़ैद गर्मियों की है, और रबी मानसून की है। मानसून मतलब गर्मी और सर्दी के बीच एरिया होता है, उसे बोलते हैं मानसून, ठीक है। मिनरल्स इंडिया में कौन से हैं, तो धारवाड़ रीजन फेमस है मेटेलिक मिनरल के लिए, और जो है मिलते भी इधर ही हैं। और नॉन रिफाइंड पेट्रोलियम फाउंड होता है सेडिमेंट्री रॉक, टर्शियरी, ठीक है। नॉन रिफाइंड जो पेट्रोलियम होता है ना वो सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, टर्शियरी इसकी सेडिमेंट्री रॉक में। ये पॉइंट हो गया एक। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल कौन है, गुजरात है इंडिया में, जो है दूसरा पॉइंट। एक बार आप इसको देख लेना थोड़ा थोड़ा कि पोजीशन क्या क्या है, इसको आप हल्का हल्का देख लेना। ये पेज नंबर है 138। ओके, इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा काम कीजिए, जो भी आप बोलेंगे वो देखना कि कौन सा ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर वो देख लेना बस। इसके बाद इसके बाद सब चीज़ें फ्रेगमेंट होकर चली जाती हैं, इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं नहीं बाकी। और यहाँ पे कुछ काम करना था, फॉरेस्ट कवर के बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है पहले से। ये रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम हमने पढ़ रखी, तो रिवर सिस्टम में ऐसे देखने की जरूरत है नहीं, बस ये डेंड्रिक और ये देख लेना। देखो अगर आपको ना रेडियल 3 होते हैं, डेंड्रिक होता है एक रेडियल होता है और एक ट्रेलिस होता है, सेंट्रीपिटल होता है, 4 होगा बेसिकली। तो डेंड्रिक हो गया, सबसे फाइन एग्जांपल कौन है, अपनी गंगा जी, तो गंगा जी हैं डेंड्रिक रिवर का एग्जांपल। रेडियल एग्जांपल अमरकंटक है, मतलब एक हिल से अगर नदियाँ आ रही हो, 3-4 जगह फ्लो कर रही हैं तो उसे रेडियल बोलेंगे। मतलब एक पीक से 3 तरफ या 4 तरफ या 5 तरफ ज़्यादा रिवर जा रही हैं तो उसे हम रेडियल बोलेंगे। तो ये अमरकंटक इसका एग्जांपल है, क्योंकि अमरकंटक से आपको पता है नर्मदा भी निकलती है और सोन भी निकलती है, जितना मुझे याद है। ट्रेलिस क्या होता है, पैरेलल चलने वाली रिवर्स को ट्रेलिस बोला जाता है, जो पैरेलल चलती है, मतलब वर्टिकली, मतलब वो क्या कहेंगे, परपेंडिकुलरली अगर कोई किसी रिवर को मीट करे तो उसे ट्रेलिस बोला जाएगा। इसका एग्जांपल है जैसे कि गंगा जी को ना 2-3 रिवर्स हैं जो ना परपेंडिकुलरली मीट करती हैं, जैसे शायद यमुना भी है, शायद 1-2 रिवर और भी हैं, तो वो हो गए ट्रेलिस एग्जांपल। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जब वाटर डिस्चार्ज हो रहा हो एक ही मतलब डिप्रेशन में, तो उस पैटर्न को बोलेंगे सेंट्रीपिटल। बस वही बेसिकली, मतलब यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से भी, और बीच में एक जगह है वहाँ पे पानी भरने पर लगा हुआ है, तो उसे सेंट्रीपिटल बोलेंगे। मान लो जैसे कि बे ऑफ बंगाल है, तो वो सेंट्रीपिटल हो गया, मतलब हर जगह से पानी आ गया उधर ही गिरने पर लगा हुआ है, ठीक है, डिप्रेशन होने की वजह से। कोसी आपको पता है सौर ऑफ बिहार है, और दामोदर सौर ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर उस काम का है नहीं, प्रोजेक्ट्स वगैरह पढ़ लेंगे। बोट बैंक देखो, ये तो पता ही आपको, चंबल बेडलैंड टोपोग्राफी को फॉलो करती है। दामोदर का मैं आपको बता चुका था, ब्रह्मपुत्र बंगाल में फालतू हो गया। गोदावरी, कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट स्प्रिंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये भी हो रखा है। ज़्यादा हम ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम वेल और ट्यूबवेल यूज़ करते हैं 55% ऑलमोस्ट, और कैनाल हम यूज़ करते हैं 31%। अब देखो आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ ये मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा इस पेज में कुछ काम करना था, ये सारे के सारे कुछ काम के है नहीं, ठीक है। आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछला किसी यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था, ये कि ना वेस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पढ़ना है आपको। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस करके सारे के सारे हेडक्वार्टर्स रखे हैं यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पढ़ लेना, ठीक है। जो पढ़ना है वो बता रहा हूँ आपको। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है आपको, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट जो मेन होना वो पढ़ लेना। लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, मुंबई का। और लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट है। दीनदयाल पोर्ट क्या है, गुजरात में जो है वो टाइडल पोर्ट है। और हल्दिया पोर्ट जो वेस्ट बंगाल का है, वो डेवलप किया जा रहा है एज अ फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पोर्ट देखना, पोर्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है वो चीज़। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट और पावर प्रोजेक्ट, कौन कौन सी रिवर के ऊपर कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे भी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ काम करनी है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, जितने भी रेवोल्यूशन होते हैं कलर्स वाले रेवोल्यूशन, वो यहाँ पे से पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स लिखे हुए हैं, ये मिनरल पढ़ लेना, ठीक। कौन सा मिनरल का कौन सा प्रोड्यूसर है वो ये पढ़ लेना। और यहाँ पे एक और था, कहाँ किया दूसरा, इंपॉर्टेंट क्रॉप और उसके प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, ये देख लेना एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट था, ओके। इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये और इंपॉर्टेंट है, मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कुछ स्टेट्स हैं, बस कुछ स्टेट पढ़ना, सब मत देखना जाना, ये बहुत फालतू जाएंगी, सिर्फ 2-3 देखनी है आपको मेन। इसके अलावा यहाँ से कुछ है नहीं, मेजर आइलैंड, मेजर लेक्स, कुछ नहीं है काम का, मतलब मुझे नहीं लगा। आप लोग अगर आपको एक्स्ट्रा देखना होगा देख सकते हो, ये मैप लाइन से इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना एक बार, बट मैं बताता हूँ आपको। चलो इसमें आखिर में बताता हूँ, एक मिनट है, ठीक है। फिर मेजर वाटरफॉल्स हैं इंडिया के, वो देख लेना आप। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये कुंचिकल फॉल्स है, फिर जॉग फॉल्स है, शिव समुद्रम है, हुंद्रू वगैरह ये हैं, इनको देखना पहले। दूसरे से चौथे नंबर तक कौन कौन है वो देखना। लेक्स कौन कौन से हैं, उनकी कहाँ का जगह है ये लेक देखना, कुछ मैन मेड भी हैं तो वो भी देख लेना। ग्लॉसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपको पूरी पूरी खुद देखनी है, क्योंकि 20 क्या है 60-70 हैं ग्लॉसरीज, तो ये आपको पूरी देखनी है। और इससे याद कर लो कि एनसीईआरटी ग्लॉसरीज भी देखनी है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हो गए खत्म। अब बात करूँगा मैं इनकी आईसी आइलैंड और इसकी इसमें क्या क्या है, ठीक है, ये क्या क्या होता है, ठीक है। एक मिनट,
ठीक है। तो इसका नॉर्मल बताता हूँ मैं। आइसोहेलेन क्या होता है, जहाँ पे इक्वल सैलिनिटी होती है उन पॉइंट्स को जब कनेक्ट किया जाता है तो वो आइसोहेलेन होता है। आइसोबार सेम प्रेशर के ऊपर होता है कि सेम प्रेशर को अगर आप कनेक्ट लाइन से तो वो आइसोबार बनता है। आइसोबाथ क्या होता है, तो पानी के अंदर जितनी डेप्थ है ना, मतलब जितनी डेप्थ है पानी की, बात का मतलब क्या हुआ टब ना, बात टब क्या होता है जितनी डेप्थ है पानी टब की, तो जितना अंदर तक पानी की जितनी डेप्थ वाले पॉइंट्स को अगर अपन करोगे तो आइसोबाथ बनेगा। आइसो हाइप्स क्या होगा, तो हाइप्स में क्या है, इक्वल हाइट वाले जो पॉइंट्स होंगे उनको कनेक्ट करोगे तो इक्वल हाइट वाले ये बन जाएंगे। आइसो हाइट्स इस आखिर में देखेंगे। आइसो थम देख लेते हैं, जो सेम टेम्परेचर वाले होते हैं उनको आइसो थम बोलते हैं, जब सेम टेम्परेचर को आप कनेक्ट करते हो। आइसो हेल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सनशाइन की कितनी देर तक सनशाइन रहती है तो उस एरिया को अगर आप कनेक्ट करो तो आइसो हेल बनता है। आइसो प्लेथ बनता है जब आप मेट्रोलॉजिकल फीचर्स को अगर आप इक्वल लाइन्स में इंसिडेंस पे कनेक्ट करोगे, काम का है नहीं भाई, बहुत डीप हो जाएगा। ठीक है। आइसो हाइट्स है, तो ये हाइट्स के साथ क्या सीन है कि इक्वल रेनफॉल जिस जगह पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हाइट्स है, ये हाइट्स है, ठीक है। तो जिस जगह पे इक्वल रेनफॉल हो रही है ना अगर एक सर्टेन टाइम में और सेम पॉइंट्स अगर अपने करो तो इक्वल रेनफॉल हो है तो उन्हें हाइट्स बोलेंगे, आइसो हाइट्स। ठीक है, बस इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।